सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस मोल कंसेप्ट। ये जो चैप्टर है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल, इसमें हम अभी तक डाल्टन के पोस्टुलेट डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं ये। सेकंड वीडियो में हम एटम के बारे में, राइटिंग केमिकल फार्मूला, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोल कंसेप्ट। इसका आप जैसे हायर क्लास में जाएंगे, 10th में, 11th में, तो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत ही न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत ही मुश्किल होते हैं। तो आज इसको कंसेप्चुअली समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको कंसेप्चुअली नहीं समझेंगे तो आपके लिए ये बाद में भी प्रॉब्लम बनता रहेगा। तो मोल कंसेप्ट जो ज़रूरत पड़ी इसकी, सबसे पहले तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी वो समझना ज़रूरी है। तो इसकी नीड क्यों हुई, हम पहले ये समझेंगे इसकी नीड क्यों हुई, क्या ज़रूरत थी। दूसरा, इसके टाइप्स कितने हैं। दूसरा, इसके टाइप्स कितने हैं कि मोल को हम कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितने टाइप से। तो वो 3 टाइप्स होंगे, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद में मोलर मास एक कंसेप्ट है, मोलर मास, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम के बाद में आयोनिक जो कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड, उनके लिए मोल कंसेप्ट क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको दूंगा, इसमें आपको बताऊंगा उन फॉर्मूलाज से हम क्या सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन फॉर्मूलाज को आप एक अपनी कॉपी में एक जगह लिख लीजिएगा, ये बहुत ही काम आएंगे आपके बार बार। तो शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने बताया आपको, हमको इसकी नीड समझना ज़रूरी है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जैसे हम किसी भी सिंगल कंपोनेंट को एक्सप्रेस करते तो हम बोल देते सिंगल है, एक है। जैसे एक लड़का, वन गर्ल, एक हमारे पास फुटबॉल। अगर मान लीजिए उनके मल्टीपल नंबर्स होते हैं, मल्टीपल नंबर्स होते हैं, तो मल्टीपल नंबर का जो ग्रुप होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमने कुछ वर्ड्स को हमने सुना हुआ है कि जैसे डजन। 1 डजन में कितने कंपोनेंट होंगे, 12 कंपोनेंट। किसी भी मटेरियल के 12 कंपोनेंट अगर कहीं होते हैं तो हम उसको बोलते हैं 1 डजन। ऐसे ही और यूनिट भी हैं, जैसे स्कोर, स्कोर में 20 यूनिट्स होंगी। ग्रोस, इसमें 144 यूनिट होगी। ऐसे ही जैसे केजी, उसका बड़ा यूनिट कौन है, क्विंटल। तो ऐसी बहुत सारी यूनिट हम यूज करते हैं किसके रेफरेंस में, जब हमको बिगर यूनिट ऑफ मटेरियल, जैसे ये बिगर यूनिट ऑफ मटेरियल है, इसको क्या करना पड़े, काउंट करना पड़े। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए एटम है और ये बहुत सारे एटम हैं, मैनी एटम्स, इनकी अगर हमको बहुत सारे एटम को एक साथ इकट्ठा करते हैं और उनको अगर हमें काउंट करना पड़े तो उसके लिए भी हमको कोई ना कोई यूनिट लेनी पड़ेगी, कोई ना कोई यूनिट लेनी पड़ेगी। उसी यूनिट को क्या बोलते हैं, मोल। उसी यूनिट को क्या कहते हैं, मोल। तो मोल कंसेप्ट की ज़रूरत आपको समझ में आ गई कि मोल कंसेप्ट की ज़रूरत क्यों है। अब इसके बाद में दूसरा टॉपिक था नीड के बाद में इसके टाइप्स, इसके टाइप्स। तो टाइप्स देखते हैं। मोल कंसेप्ट 3 तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, मास के रूप में, नंबर के रूप में और वॉल्यूम के रूप में।
वॉल्यूम जो होगा इसको हम, इसका यूनिट क्या होगा, मिलीलीटर। कि मान लीजिए 1 मोल है, उसमें कितने मिलीलीटर होंगे। ऐसे ही ये क्या होगा, नंबर, डिजिट के रूप में। जैसे 1 मोल में कितने एटम हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं। ऐसे ही मास, जैसे केजी या फिर ग्राम। तो 1 मोल में कितने ग्राम हैं, 1 मोल में कितने केजी हैं। तो 3 तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहला तरीका हम देखते हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। मोल इन टर्म्स ऑफ मास। तो मास के टर्म्स में मोल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम नाइट्रोजन का। ये कौन है, एटम, नाइट्रोजन एटम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसमें 7 ही होते हैं न्यूट्रॉन। तो टोटल कितना हो गया इसका एटॉमिक मास, जेड कितना हो गया 14 यू। ठीक है, 14 यू। ये क्या है इसका एटॉमिक मास। इसका मतलब नाइट्रोजन एटम का मास कितना हुआ 14 यू या फिर AMU जो आप एक्सप्रेस करते थे। अभी इसी मास को मैं अगर ग्राम में एक्सप्लेन करूं तो मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा, 14 ग्राम। ये एक एटम का मास है। 14 यू कितने एटम का मास है, एक एटम का। और 14 ग्राम जो है वो कुछ ज़्यादा एटम का मास है। मान लीजिए हम इसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एक सिंगल एटम का मास 14 यू। ऐसे ही एक सिंगल एटम को एक पर्टिकुलर नंबर जिसको बोलते हैं N0, उससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, उसका मास जो कितना होगा 14 ग्राम। और ये जो पर्टिकुलर नंबर है इसके बारे में अभी मैं आपसे बात करूँगा, उसके बारे में अभी आपसे बात करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर नंबर से हम जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और हम इस 14 को 14 यू को 14 ग्राम लिख देते हैं, इस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमको अमाउंट मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, 1 मोल। जैसे आपके पास ये एक नाइट्रोजन है, इसका मास हो गया 14 यू। ऐसे हमारे पास कितने नाइट्रोजन है, N0 नाइट्रोजन है। तो ये जो N0 नाइट्रोजन है ये तो एक नाइट्रोजन है, इसका मास 14 यू। ऐसे ही हमारे पास N0 नाइट्रोजन है, देन इनका मास कितना हो जाएगा 14 ग्राम। ये एक एटम को हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, ग्राम में मास आ गया। ये किस में मास है, यू में मास। यू का जो मास होता है बहुत कम है। जैसे ये जो नंबर है किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23। ये बहुत बड़ा नंबर है, 10⁻23। एक बहुत बड़े नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तब जा कर के वो किस में आता है, ग्राम में। अगर हम इस नंबर से मल्टीप्लाई ना करें तो ये जो मास है 14 यू ये बहुत कम है। मान लीजिए 14 ग्राम को 10⁻23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14 यू। अब आप देख लीजिए 14 ग्राम में 10⁻23 का डिवाइड किया तब जाके कितना आया 14 यू। और अगर हम इसको इधर लिख देते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 14 यू को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इतने बड़े नंबर से तब जा कर के क्या आएगा 14 ग्राम। और 14 ग्राम हमारे लिए बहुत कम होता है। तो ये एक बिगर यूनिट हो गई। ये क्या थी, स्मॉलर यूनिट। ये थी स्मॉलर यूनिट और ये क्या हो गई, बिगर यूनिट। तो हम मोल कंसेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, बिगर यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये जो बिगर यूनिट है किसकी, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन एटम की, इस बिगर यूनिट को ही क्या बोलते हैं, 1 मोल। इसको क्या कहते हैं, 1 मोल। इसको और एग्जांपल से देखेंगे, दूसरे एग्जांपल से। नाइट्रोजन एटम का, एक एटम का मास 14 यू। नाइट्रोजन
इंटू N0 एटम का मास 14 ग्राम। लेकिन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, एटम अकेला होता है और मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम से मिल करके बनता है। तो मॉलिक्यूल का मास जब एक अकेले का मास 14 है तो दो का कितना होगा 28U। लेकिन अगर हम इस N2 मॉलिक्यूल को N0 नंबर से मल्टीप्लाई करें, N0 एक पर्टिकुलर नंबर है, ठीक है, उसका नाम भी है, अभी हम बताते हैं आपको। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लिख देंगे ग्राम में, सीधा का सीधा U से चेंज करके किस में लिख देंगे, ग्राम में। तो ये जो मास होगा 28 ग्राम, ये बहुत ज़्यादा नंबर के मॉलिक्यूल का मास है। और 28U ये एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास है। ऐसे ही 14U ये एक सिंगल एटम का मास है और 14 ग्राम एक बहुत ज़्यादा अमाउंट के नंबर का मास है। और ये जो N0 है ये सेम नंबर है, ये कौन है, इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। इसी को क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ये किसने दिया, एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है। अब जैसे आपने नाइट्रोजन के बारे में समझा, अब जैसे ऑक्सीजन एटम के बारे में समझते हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसके अंदर टोटल मास कितना हो गया 16, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। अगर बात करते हैं O2 मॉलिक्यूल की, तो अब ये 16, जब एक में 16 है तो डबल में कितना हो जाएगा 32U। ये मास किस में है, एटॉमिक मास है, और ये U के रेफरेंस में। अगर इसी को हम बदल दें, N0 से मल्टीप्लाई करें, तो ये किस में बन जाएगा 16 ग्राम 32 ग्राम। तो ये कौन सा मास बन गया, ये बन गया इस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद में। और इस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो ऑक्सीजन है उसका जो अमाउंट मिलता है हमको, वो कितना हो जाता है 1 मोल। मतलब O2 का N0 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नंबर मिलता है उसको भी क्या बोलते हैं 1 मोल। और O2 मॉलिक्यूल का N0 नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नंबर मिलता है उसको भी क्या बोलते हैं 1 मोल। ये जो 1 मोल है ये एटम का 1 मोल है, और ये 1 मोल है ये मॉलिक्यूल का 1 मोल है। इनमें डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है। ये एक सिंगल एटम है, इसके 1 मोल में एक सिंगल एटम है जिसको मल्टीप्लाई किया N0 नंबर से, और यहाँ पर 1 मोल किसका है, मॉलिक्यूल का। अगर आपको बोलते हैं 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मास कितना होगा 16 ग्राम। लेकिन अगर आपको बोलते हैं 1 मोल O2 मॉलिक्यूल, इसका मास कितना होगा 32 ग्राम। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या है मॉलिक्यूल है। तो आपको मास के टर्म्स में मोल कंसेप्ट समझ में आई है। मास के टर्म्स में कैसे लिखेंगे इसको, हमको उसको जो एटॉमिक मास है, अब ये एटम भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये आयन भी हो सकता है, ठीक है, एटम मॉलिक्यूल आयन कंपाउंड, आप मैं कोई भी हो सकता है। ये सिंगल का मास है, और ये कितने का मास है, इनको मल्टीप्लाई किया गया है N0 से, इसको भी N0 से, इसको भी N0 से, इसको भी N0 से, इसको भी N0 से, और ये किस में मास बन गया है ग्राम में मास। ये जो ग्राम में मास बन जाता है इसी को बोलते हैं 1 मोल। जैसे 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल आयन, 1 मोल कंपाउंड। ये एक बड़ा यूनिट है, क्यों, क्योंकि हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ओबियसली ये बड़ा यूनिट होगा। और ये जो U है ये छोटा यूनिट है, तो U को हम जब N0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास
ग्राम का मास आ जाता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 U, इसको N0 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1 ग्राम। ऑक्सीजन के लिए 16 U, इसको N0 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 16 ग्राम। तो पहला मोल कंसेप्ट किसके टर्म्स में था? मास के टर्म्स में। दूसरा किसके टर्म्स में है? नंबर के टर्म्स में। नंबर के टर्म्स का मतलब है 1 मोल। अब जैसे 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इसका मास कितना आया था अभी? 32 ग्राम। 1 मोल जो है, ये 1 मोल किसके? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं? इतने मॉलिक्यूल हैं। 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? इतने मॉलिक्यूल, जिनका मास कितना आ रहा है? 32 ग्राम। इसका मतलब अगर मोल को हम नंबर के रेफरेंस में बताएंगे तो नंबर के रेफरेंस में क्या बोलेंगे कि 1 मोल में हमेशा कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। इसको देखो, दोबारा समझ लीजिए। वन मोल हाइड्रोजन एटम मास हो गया 1 U, और हाइड्रोजन मास हो गया 1 ग्राम, क्योंकि ये 1 मोल है। एक अकेले हाइड्रोजन एटम का मास तो होता 1 U। अब ये 1 मोल कितने हाइड्रोजन एटम हैं? इतने, N0। और ये संख्या क्या है? ये नंबर क्या है? ये। इसका मतलब 1 मोल में हमेशा कितने एटम होंगे? इतने एटम होंगे, जब उनका मास कितना हो जाएगा? इतना। इसी 1 मोल को हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं। तो 1 मोल में कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल? वही N0 मॉलिक्यूल। N0 कितना है? 10⁻23 इंटू एक H2 मॉलिक्यूल। इसका मास कितना होगा? इस बार एक हाइड्रोजन एटम का 1 ग्राम होता है, तो 2 हाइड्रोजन एटम का 2 ग्राम। तो इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल का मास 2 ग्राम होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? 1 मोल। तो मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर क्या बताती है कि हम एक मोल में कितना पार्टिकल है उसको एक्सप्रेस करते हैं। अब पार्टिकल आपके पहले बताया था मैंने, एटम भी हो सकते हैं 1 मोल में। 1 मोल में एटम कितने होंगे? वही N0, 6.022 इंटू 10⁻23। एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ये एटम की बात की, ये मॉलिक्यूल की बात की। एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। जैसे बोलते हैं कि 1 मोल बच्चे, तो 1 मोल बच्चे का मतलब कितने बच्चे? इतने बच्चे। ठीक है, तो ये किसके टर्म्स में हुआ? मोल कंसेप्ट नंबर के टर्म्स में। तीसरा आता है मोल कंसेप्ट वॉल्यूम के टर्म्स में। तीसरा किसके टर्म्स में? वॉल्यूम के टर्म्स में, जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि किसी भी गैसियस सब्सटेंस, जो गैसियस सब्सटेंस है उसका अगर हम 1 मोल लेते हैं तो उस 1 मोल का जो वॉल्यूम है, जैसे मान लीजिए O2 गैस ले ली, तो 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स रहता है। कितना? 22,400 लीटर, 22,400 मिलीलीटर, कितना? मिलीलीटर। और ये किस पे रहेगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कंडीशन क्या रहेंगी? स्टैंडर्ड रहेंगी। टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री, और प्रेशर कितना रहेगा? 1 एटमॉस्फेयर। ये क्या रहेगा? स्टैंडर्ड। इसको चेंज नहीं करना। इसको चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम फिर बढ़ जाएगा। किसी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल हैं, अगर आप इसको गर्म कर रहे हैं तो गैस के पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो ये ज़्यादा जगह घेरेंगे, तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो हमको क्या रखना है? टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करना है।
तो इसके टर्म्स में अगर आप मान लीजिए 1 मोल किसी का भी लेते हैं, गैसेस सब्सटेंस होना चाहिए, किसी भी गैसेस सब्सटेंस का 1 मोल लेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और वो वॉल्यूम कितना आएगा 22,400 मिलीलीटर। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आपको बताया गया है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा मोल कंसेप्ट। इसके बाद क्या है अगला टॉपिक, मोल कंसेप्ट के बाद में अगला टॉपिक है मोलर मास। अगला टॉपिक है मोलर मास। तो मोलर मास का मतलब है 1 मोल का मास। मोलर मास का मतलब है 1 मोल का मास। जैसे 1 मोल हाइड्रोजन एटम मास कितना आएगा, अगर सिंगल एटम का मास लेते हैं तो 1 U आता है, लेकिन 1 मोल का मास कितना आएगा 1 ग्राम। तो ये किसका मास हो गया, 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम, जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, मोलर मास। ऐसे ही जैसे मोलर मास लेते हैं हम O2 मॉलिक्यूल का, तो एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16 U। ऐसे ही एक ऑक्सीजन का होता है 16 U और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का होता है 32 U। लेकिन 1 मोल का कितना होगा 32 ग्राम। ये जो 32 ग्राम है इसी को क्या बोलते हैं, मोलर मास, किसका, ऑक्सीजन का। ऐसे ही जैसे मोलर मास लेते हैं हम H2O का, तो H2O का एक मॉलिक्यूल का होता है 18 U, तो 1 मोल का कितना होगा 18 ग्राम। इसी को क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो मोलर मास का कंसेप्ट आपको क्लियर है। इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इस चैप्टर में क्या रहेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो 2-3 फार्मूलाज को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उन फार्मूलाज में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला फार्मूला है, अगर आपको कोई मास दिया हुआ है, जैसे भाई ये इतना हाइड्रोजन है हमारे पास ग्राम में, जैसे मान लीजिए 16 ग्राम हाइड्रोजन किसी ने हमको दिया है, और इस हाइड्रोजन में से हमको बताना है कि इसमें कितने मोल है। अब हमको पता है कि 1 मोल जो हाइड्रोजन एटम है उसमें कितना ग्राम होता है 1 ग्राम। तो 16 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1 मोल में 1 ग्राम, या 1 ग्राम में 1 मोल, उल्टा भी बोल सकते हैं। तो 1 ग्राम में 1 मोल है, तो 16 ग्राम में कितने मोल होंगे 16 मोल। तो अगर हमें मास दिया हुआ है और हमको क्या निकालने हैं, मोल, क्या निकालने, मोल, तो हम मास में किसका डिवाइड करेंगे, मोलर मास का डिवाइड करेंगे। मोलर मास अभी हमने डिस्कस किया था कि एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा मोल का, 1 मोल का मास होगा, उसी को क्या बोलेंगे, मोलर मास। तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, 1 ग्राम से। जैसे 16 ग्राम टोटल हाइड्रोजन है और मोलर मास कितना हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एटम का 1 ग्राम, इससे डिवाइड किया 1 ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और मोल कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, और 1 का डिवाइड करेंगे 16 में, तो क्या आएगा हमारे पास 16 मोल। तो ये क्या निकालने का फॉर्मूला है, अगर हमको मोल निकालना है और हमारे पास मास गिवन है और मोलर मास हमको पता है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 1 मोल का मास 32 ग्राम, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर मास, 32 ग्राम पर मोल। ये किसका मास है, 1 मोल का मास है। अगर मान लीजिए आपको वो देता है 64 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो 64 ग्राम मास गिवन कितना हुआ, 64 ग्राम, मोलर मास कितना हुआ 32 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल। ये कितने मोल का मास है, 1 मोल का। इससे क्या निकल के आएगा, कितने मोल हैं, 64 ग्राम में कितने मोल है, 1 मोल में तो 32 होता है, तो 64 में कितने होंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 32 64 2, तो
कितना आया 2 मोल। तो पहला फॉर्मूला किसका है, मास मोल निकालने का। पहला फॉर्मूला किसका है, मोल निकालने का। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर हमको मोल दिए हुए और उसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। इस फॉर्मूला को हम इस तरह से भी लिखते हैं, मोल को किससे लिखते हैं, स्मॉल n से, गिवन मास को स्मॉल m से, और मोलर मास को कैपिटल M से। ये क्या है, मोलर मास, ये है गिवन मास, और ये क्या है, मोल। दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर हमको मोल दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है, मास इन ग्राम्स। जैसे मेरे को दिया हुआ है 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मुझे किस में मास निकालना है, ग्राम में। किस में, ग्राम में। तो 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास मैं ग्राम में कैसे निकालूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, मोलर मास से। किससे, मोलर मास से। तो 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है 1 ग्राम। 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास, मोलर मास 1 ग्राम पर मोल। अभी मोलर मास हमने देखा था, उसकी यूनिट 1 ग्राम पर मोल। तो 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इंटू इसका मोलर मास कितना हुआ, 1 ग्राम पर मोल। मोल से मोल कट गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ग्राम। इसका मतलब मास, ग्राम में मास कितना आया, 1 ग्राम। ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला किसके लिए काम आएगा, मास कैलकुलेट करने के लिए, जब हमको क्या दिया हो, नंबर ऑफ मोल्स दिए हो। तीसरा फॉर्मूला है कि अगर हमको नंबर मोल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, और हमको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स। देखिए किस तरह से, अगर आपको 1 मोल दिया हुआ है, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, ये हमको पता है, इतने होते हैं। तो हमको इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से। अगर आपको एटम निकालने, कितने एटम है, तो मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से। ये थर्ड फॉर्मूला है। फोर्थ फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला क्या है, अगर आपको मोल्स दिए हुए हैं और मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है आपको, मॉलिक्यूल्स में। कितने, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं आपको, तो इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। जैसे ये हमने एग्जांपल देखा, ये किसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल कौन सा होगा, 1 मोल हाइड्रोजन एटम। तो 1 मोल में कितने होंगे, 6 × 10⁻23 एटम। ऐसे 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 6 × 10⁻23। तो हम इसको मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n0 से। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही फिफ्थ फार्मूला किस कब काम आएगा, जब आपको नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, और आपसे क्या निकलवा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, n0 से। जैसे मान लीजिए आपको 10⁻23 इतने एटम दिए हुए हाइड्रोजन के, और वो पूछ रहा है कि इसमें कितने मोल होंगे। अब हमको पता है
इसमें कितने मोल होंगे, हमको पता है 1 मोल में कितने होते हैं, इतने एटम। जब 1 मोल में इतने होते हैं तो इसमें कितने मोल होंगे, 2 मोल। तो हमने इस नंबर को किससे डिवाइड किया, इससे N0 से। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, N0 से, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये कुछ फार्मूलाज थे, 5 फार्मूलाज। इनसे आप इस चैप्टर के MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में कई कंसेप्ट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आ रही तो पिछले से पिछला वीडियो इनको ध्यान से देखिए। आप तीनों वीडियोस को एक साथ देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए जो बाकी के 2 वीडियोज़ हैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है। ओके, थैंक यू।